नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंह और हमारे एकेडमिक चैनल एग्जाम गंगा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीएस के सफर में आज हम पढ़ेंगे चक्रवात। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? चक्रवात। सबसे पहले हम जानेंगे कि चक्रवात बनते कैसे हैं, उनका क्या कारण है। तो देखिए, सबसे पहला कारण है इसका दाब प्रवणता। दाब प्रवणता, ठीक है, यानी कि दाबांतर। दाबांतर का मतलब क्या है कि मान लो कोई एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, यहाँ पे दाब ज्यादा है और यहाँ पे दाब कम है। यानी कि अगर यहाँ पे मान ले कि 100 है और यहाँ पे 120 है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब कि जो भी पौने यहाँ पे होंगे वो इस यहाँ पे चलना शुरू कर देंगे। ये हम सब जानते हैं, ठीक है। इसकी डिटेल्स में आपको आगे बताऊंगा, अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि पहला कारण क्या है, दाबांतर। और इसका दूसरा कारण है सबसे बड़ा, और वो है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल, इसका सिद्धांत किसने दिया था? फेरेल ने। ठीक है, इसका सिद्धांत किसने दिया था? फेरेल ने। अच्छा, ये क्या है? ये हम सब जानते हैं। मान लीजिए कि ये आपकी भूमध्य रेखा है, ठीक है, पृथ्वी की क्या है? भूमध्य रेखा है। ये क्या है? उत्तरी ध्रुव है। ये आपका उत्तरी ध्रुव, ये आपका दक्षिणी ध्रुव। हमने एक क्लास ली थी आपकी जलधारा, उसमें भी आपको इसके बारे में डिटेल से बताया था, लेकिन इसको भी देख लीजिए। उत्तरी ध्रुव में जब भी कोई पवनें आएंगे, मान लीजिए यहां से कोई पवन आती है तो किधर मुड़ेगी? अपने दाहिने साइड। इसका दाहिना साइड क्या है? ये, ठीक है। और अगर दक्षिणी ध्रुव में कोई चीज आती है तो कैसे मुड़ेगी? अपने बाएं। तो फेरेल साहब ने सिर्फ इतना बताया था कि उत्तरी ध्रुव में जब भी कोई पवनें चलती हैं तो वो इस बल के कारण अपने दाहिने घूम जाती हैं और दक्षिण में अपने बाएं घूम जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका है कोरियोलिस बल। नेक्स्ट हमारा है अभिकेंद्री बल। नेक्स्ट क्या है? अभिकेंद्री बल। थर्ड आपका है अभिकेंद्री बल। अच्छा, इसका क्या मतलब है? देखिए, हम सब जानते हैं, मान लीजिए कोई एक केंद्र है और कोई इस केंद्र के चारों तरफ कोई वस्तु है जो चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो इसमें दो बल काम करते हैं। एक तो ये कि इस केंद्र के विपरीत एक बल होता है जिसे बोलते हैं अपकेंद्री बल, ठीक है, अपकेंद्री बल। दूसरा क्या होता है? इसको बैलेंस करने के लिए एक बल इधर लगता है जो केंद्र की तरफ लगता है, इसे क्या बोलते हैं? अभिकेंद्री बल, ठीक है, अब केंद्रीय बल। तो ये हुए कारण किसके? चक्रवात आने के, ठीक है। चक्रवात आने के बेसिक 3 कारण हैं। एक तो दाबांतर, दूसरा कोरियोलिस बल, तीसरा अभिकेंद्री बल, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब आपको क्या समझना है कि चक्रवात कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। देखते हैं चक्रवात के प्रकार। चक्रवात के प्रकार देखिए, चक्रवात बेसिकली 2 तरह के होते हैं। समझिए, मान लो ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी का ये क्या है? पृथ्वी का ये है 0 डिग्री, यानी कि भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। ये बिल्कुल बीचों बीच होती है पृथ्वी के। मान लीजिए ये आपका ध्रुव है और एक ध्रुव ये है। यहाँ पे एक रेखा होती है जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा का। ये कितने पे होती है? 23.5 डिग्री पे। और इसके बाद यहाँ एक रेखा होती है 23.5 डिग्री पे। ये क्या होती है? मकर रेखा, ठीक है। हमें समझना है चक्रवात यही आते हैं और इन्हीं के चक्कर पे क्या होता है, इसके प्रकार होते हैं। देखिए, ये आपका क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यानी कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में जो एरिया होता है इसे हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय, ठीक है, उष्णकटिबंधीय। इसके बाद इसको देखिए, जो आपका ये एरिया है, यानी कि अगर हम कहें तो 23.5 से लेकर 90 डिग्री के बीच में जो भी एरिया है
इसे हम बोलते हैं शीतोष्ण। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय। देखिए इसमें एक चीज आपको समझना है, मैंने आपको चक्रवात के बिहार पे ये बातें आपको बताई है। अदरवाइज में क्या होता है कि इसमें एक रेखा यहाँ पे होती है 66.5 नॉर्थ एंड एक यहाँ पे 66.5 साउथ। इसका क्या मतलब होता है, ये रेखा क्या होती है, ये रेखा ये शीत कटिबंधीय होती है। ठीक है, ये जो एरिया होता है शीत कटिबंधीय होता है, और ये वाला जो एरिया होता है 23.5 से लेकर 66.5 के बीच में जो ये एरिया होता है इसे बोलते हैं शीतोष्ण। ठीक है, हमने इतना समझ लिया। हमें अभी सिर्फ एक चीज देखना है, आप इसको भूल जाइए कि ये कौन सा वो है। आप ये समझिए कि यहां से लेकर यहां तक जो भी घटनाएं यहाँ पे घटेंगी, चक्रवात जो भी बनेंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, शीतोष्ण। ठीक है, क्लियर रहेगा, क्या बोलेंगे, शीतोष्ण। तो इसी के आधार पर चक्रवात दो तरह होता है। पहला क्या है, शीतोष्ण चक्रवात। ठीक है, और दूसरा उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। यहां तक क्लियर है। पहला है शीतोष्ण चक्रवात, दूसरा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे शीतोष्ण के बारे में, लेकिन इससे पहले इसमें जाएं एक बार आप इसको समझ लीजिए। देखिए अगर चाहे शीतोष्ण हो चाहे उष्ण हो, अगर कोई चक्रवात ऊपरी हिस्से पे आता है, ठीक है, ऊपर आता है, तो उसकी गति कैसी होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये आप समझ लीजिए। मान लीजिए कोई एक चक्रवात यहां बनना है। ठीक है, यहां से कौन सी पवनें आएंगी, मान लो ऊपर से आती हैं ध्रुवों से ठंडी पवनें, नीचे से क्या आ जाती हैं, गर्म पवनें। अगर हम देखें तो ये अपने किस घूमेगी, किधर, ये अपने दाहिने घूमेगी। किधर घूमेगी, दाहिने हाथ पे। ये किधर घूमेगी, अपने दाहिने हाथ पे। ये भी अपने दाहिने हाथ पे, और ये अपने दाहिने हाथ पे। तो देखिए एक चक्र कैसे बन गया, ये यानी कि इससे हमारा क्या देखा, ये कैसा है, ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि हमने क्या देखा कि अगर कोई भी चीज उत्तर में कोई भी चक्रवात बन रहा है, उत्तरी गोलार्ध में अगर कोई भी चक्रवात बन रहा है तो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। आपको यह याद रखना। कैसे, अगर आपको इसको देखना चाहें तो देखिए, मान लीजिए हम कहते हैं नॉर्थ की बात कर रहे हैं, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, एन। अब आप इसके चारों तरफ एक गोला खींच दीजिए और इसके समांतर एक वो लगा दीजिए। ठीक है, इसके समांतर। ये तो देखिए कैसे चक्कर काट रहा है, ये है एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ में कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए साउथ में, साउथ आपका क्या है, ये है, ये है। अब अगर ये बात साउथ में होगी तो साउथ में कैसे घूमेगा, अपने बाएं। बाएं किधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर। इसका मतलब चक्कर कैसे कटेगा, ऐसे। ठीक है, ये कैसा होगा, उल्टा, यानी कि ये घूमेगा आपका बिल्कुल क्लॉकवाइज। क्लियर है। तो आप इसको समझ के, तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए अगर हम बात करते हैं साउथ की, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अब एक इसके सामने गोला खींचिए और इसके समांतर एक खींच दीजिए। कैसा वो बन गया आपका, ये बन गया आपका क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यानी कि अगर हम बात करते हैं इसके साउथ में तो कैसा होगा चक्रवात, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज किधर होगा, साउथ में। नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जबकि जलधारा इसके बिल्कुल विपरीत होती है। हमने पढ़ा है, अगर आपने वो वीडियो ना देखा होगा उसको देख लीजिएगा। जलधारा में क्या होता है, साउथ में क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, सॉरी, साउथ में एंटी क्लॉकवाइज होता है और नॉर्थ में क्लॉकवाइज। ठीक है, आगे बढ़े।
सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग शीतोष्ण, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय। कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि ये उत्पन्न कैसे होते हैं, ठीक है। देखिए, इसको उत्पन्न होने की कई थ्योरी दी गई हैं, ठीक है, जिससे हम पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं। इसमें किसी भी मौसमी घटना के बारे में कुछ जो भूगर्भ वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है, या मौसम वैज्ञानिक होते हैं, वो अपनी एक थ्योरी देते हैं। तो इसके भी आपकी कई थ्योरी दी गई हैं, लेकिन उसमें सर्वमान्य जो थ्योरी है वो क्या है, ध्रुवीय वाताग्र थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरी अब तक सर्वमान्य थ्योरी है। हम इसी को पढ़ेंगे कि इसके उत्पन्न होने के क्या कारण है, वो आप देख लीजिए। इसका क्या मतलब होता है हम आपको समझाते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस शब्द पर ध्यान दीजिए। ये शब्द किसे है, ठीक है, ये क्या है, वाताग्र। तो पहले देखिए वाताग्र कहते किसे। मान लीजिए कहीं पे कोई एक पॉइंट है ये, और यहाँ पे एक पवन इधर से आ रही है, ये ठंडी है या इसका दाब ज्यादा है, और एक पवन इधर से आ रही है, ठीक है। इसकी शर्त क्या है वाताग्र की, इन दोनों पवनों की जो क्वालिटी होगी यानी गुण होंगे वो अलग अलग होंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर ये गर्म है तो ये ठंडी होगी, इसका दाब ज्यादा है तो इसका दाब कम होगा, ठीक है। ये क्या है, वाताग्र। इस एरिया को क्या बोलते हैं, वाताग्र, ठीक है। तो थ्योरी का क्या नाम है, ध्रुवीय वाताग्र थ्योरी। अब हम समझते हैं कि कहता क्या है। देखिए, इस थ्योरी के 5 स्टेज हैं। उसमें चक्रवात कैसे बनते हैं, कैसे बढ़ते हैं और कैसे खत्म होते हैं। तो अगर हम पहली बात करें, अवस्था फर्स्ट, प्रथम अवस्था क्या है वो देखिए। अगर मान लीजिए ये कोई एक एरिया है, ठीक है, ये क्या है, एक एरिया है, और ये एक एरिया है जिसे हम क्या कहते हैं, वाताग्र, ठीक है। अब देखिए, इधर मान लो ध्रुव है, क्या है, ध्रुव है 90 डिग्री, ये क्या है 0 डिग्री अक्षांश पे है, ये क्या है आपकी भूमध्य रेखा है, ये क्या है, ध्रुव है। इधर से जो पौने आएंगे ये कौन से पौने, ये कौन से पौने होंगी, ये आपकी है पूर्व, ठीक है। ध्रुवों की तरफ से जो पौने आ रही है वो क्या है, पूर्वा। प्रकृति कैसी इसकी, ठंडी। इसके बाद इधर देखिए, ये जो पौने जा रही है ये कौन सी है, ये आपकी है पछुआ। प्रकृति कैसी होगी, इसकी गर्म होगी। क्यों, क्योंकि ये कहां से आ रही, भूमध्य रेखा की तरफ से आ रही है, ठीक है। भूमध्य रेखा की तरफ से जा रही तो गर्म होंगी। अब आपको समझना ये है, जहां पे दोनों मिल रही हैं, ये एरिया, ये क्या है, ये आपका वाताग्र है। क्या है ये, वाताग्र, ठीक है। तो स्टेज पहले में क्या होता है कि हम ये समझते हैं कि इधर से कौन सी आ रही है, पूर्वा, इधर से क्या जा रही है, पछुआ। अच्छा, अगर कहीं पूछ ले कि शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, तो आपको याद रखना चाहिए वो कौन से पौने, पछुआ, ठीक है। ये हुआ आपकी अवस्था फर्स्ट। अब आपको देखना है द्वितीय स्थिति, सेकेंड में देख लीजिए। सेकेंड ये है कि मान लीजिए कि अगर यही पौने, क्या होता है कि ये जो आपका एरिया है इधर, ये कौन सी है, पूर्वा। पूर्वा क्या है, अचानक पश्चिमी हिस्से पे, ये कौन सा है, देखिए ये पश्चिमी है आपका, ठीक है, ये पश्चिमी है, ये कौन सा है, पूर्व है, ठीक है। अगर देखें दिशा इसकी तो ये पश्चिम है, ये पूर्व है। तो जो पूर्वा हवा है वो अचानक पश्चिमी हिस्से पे सक्रिय हो जाती है, और ये अपने पूर्वी हिस्से पे, पछुआ कौन सी, पछुआ पौने कहां पे सक्रिय होती है, पूर्व में,
ठीक है, तो कैसे वो बनेगी कंडीशन देखिए। अगर हम इसको देखें तो ये बन जाएगी कुछ ऐसे, ठीक है। कैसे? ये जब इधर सक्रिय होंगे तो क्या होगा, इधर दबाव बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये इधर झुक जाएगा वाताग्र और ये इधर, ठीक है। तो देखिए सेकेंड स्थिति में क्या होता है कि इधर ये दबाव देना शुरू कर देता है, ठीक है, ये इधर और ये इधर। तो इस तरह से देखिए, देख सकते हैं ये आपका जो चक्रवात है ये अपने नवजात स्थिति में आ गया है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, जो सेकंड अवस्था को क्या बोलते हैं, नवजात अवस्था। चक्रवात की कौन सी अवस्था है, नवजात। यानी कि अगर हम देखें तो ध्रुवीय वाताग्र थ्योरी में जो दूसरी अवस्था है वो कौन सी अवस्था है, नवजात की अवस्था, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था होगी परिपक्व अवस्था। इसमें जो है आपका जो चक्रवात है वो पूर्णतः बन जाएगा। कैसे, वो देख लीजिए एक बार। मान लीजिए ये फिर तीसरी अवस्था है। यहां पे क्या होगा, ये इधर गया और ये इधर आया, ठीक है। इधर से कौन सी है, पूर्व पौने, और इधर से कौन है, पछुआ। और ये क्या कर रही हैं, इसको क्रॉस करके इधर पूरा घूम गए, ये इसको क्रॉस कर गई और देखिए ये आपस में मिल गई, एक पूरा सर्किल रेडी हो गया। तो इसे क्या बोलते हैं, परिपक्व अवस्था। ये कौन सी अवस्था थी, हमारी थ्योरी की ये तीसरी अवस्था थी, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, परिपक्व अवस्था। परिपक्व अवस्था यानी कि इस अवस्था पे आपका चक्रवात पूरी तरह से रेडी हो गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसकी चौथी अवस्था। चौथी अवस्था कौन सी होगी, अब ये धीमा होना शुरू हो जाएगा। अपनी चौथी अवस्था पे चक्रवात धीमा होना शुरू हो जाएगा। कैसे, वो एक बार देख लीजिए। मान लीजिए ये आपका वही डायग्राम, ठीक है। और हमने क्या देखा, आपका वातावरण कैसा हो गया था, ऑलमोस्ट वी के शेप पे, ठीक है। अब क्या होगा, ये मान लीजिए ये आपका वाताग्र है। अब जो ठंडी हवाएं थी पूरब से जो आ रही थी वो क्या होंगी, वो नीचे रहेंगी। और जो पश्चिमी हवाएं थी जो गर्म थी वो क्या ऊपर उठेंगी, ठीक है। तो कैसी कंडीशन बन जाएगी, वो ऐसी थी, ऐसे जा रहा था आपका चक्रवात। तो जो ये है, ये हमारे ऊपर वाली ये कौन सी होंगी, पश्चिमी हवाएं थी, ठीक है। ये पश्चिमी थी, ये क्या थी, नीचे। ये पूर्वी थी, ठंडी, तो नीचे रहेंगी, ये ऊपर चली जाएंगी। इनका क्या होगा, वाष्पीकरण, और इससे क्या बनेगा, बादल। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये एक ऐसी दशा है जिसको, मतलब शीतोष्ण जो चक्रवात है एक ऐसा चक्रवात है जिसको हम समझ सकते हैं कि मौसम अपने एक निश्चित क्रम में बदलेगा। यानी कि हम जो ये डिसाइड कर सकते हैं कि अब चक्रवात आएगा, अब बादल बनेंगे और अब बारिश होगी, ठीक है। तो इस तरह से चौथी अवस्था में क्या हुआ, ये पूरी तरह से एक चक्रवात बन गया, गर्म हवाएं चली गई ऊपर और ठंडी वाली नीचे। हालांकि ये आपका वो नहीं है, आपसे सिर्फ इतना पूछे कितनी अवस्थाएं हैं, कौन सी अवस्था किस टाइप की है, ठीक है। तो जो चौथी अवस्था वो कैसी है, अब यहाँ से चक्रवात कमजोर होना शुरू हो जाता है। चौथी अवस्था में क्या होता है, चक्रवात कमजोर होना शुरू होता है। पहली अवस्था में क्या होता है, पूर्वा और पश्चिमी जो पवने हैं, पछुआ, आपस मिलती है वाताग्र पे, ठीक है। दूसरे पे क्या होता है, नवजात चक्रवात बनता है। तीसरे पे क्या होता है, तीसरे पे क्या बनता है, तीसरे पे पूर्ण परिपक्व हो जाता है। चौथे पे कमजोर होना शुरू हो जाता है, पांचवे पे खत्म हो जाता है। पांचवे पे कुछ नहीं है, आपको सिंपल सा बस यही देखना है कि ये आपका कंडीशन है पूरी तरह से जो है, जो पौने हैं एक दूसरे का विरोध करना शुरू कर देती हैं और इसके बाद जो ये चक्रवात खत्म हो जाता है, ठीक है। क्लियर है, यहां तक बात खत्म। तो ये हो गई चक्रवात की उत्पत्ति का कारण। अब आप जो है
शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की विशेषताएं देख लीजिए। विशेषता में क्या होगा, पहली बात इसकी गति कितनी होगी, ठीक है, प्रकृति कैसी होगी, विनाशकारी है कि नहीं है। देखिए इसकी जो गति होगी बहुत ज्यादा नहीं होती, इसकी गति बहुत सामान्य होती है, 40 से 60 किलोमीटर पर आवर। इसकी गति कितनी होती है, 40 से 60 किलोमीटर प्रति आवर। इसकी प्रकृति बिल्कुल विनाशकारी नहीं होती, विनाशकारी नहीं होती, ठीक है, प्रकृति कैसी है, विनाशकारी नहीं है। अच्छा इसका जो ये घूमता है, देखिए ये कैसा घूमता है, चक्रवात, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है तो ये इसका जो चक्रवात घूमता है ये कैसे घूमता है, दीर्घ वृत्ताकार, ठीक है, किस तरह घूमता है, दीर्घ वृत्ताकार उसमें होता है। अगर इसका शेप पूछो, शेप कैसा है, इसका वी शेप है, कैसे था देख लीजिए, ठीक है, कैसे चक्रवात है, वी शेप। ये घूमता, जो इसकी घूमने की जो वो है, देखिए जो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जो ये हवाएं घूमेंगी कैसे घूमेंगी, ये समदाब रेखाएं हैं। अगर जो भी हवाएं जो चलेंगी इनमें समदाब रेखाओं पे ही चलेगी, तो ये कैसा पथ होगा, ये होगा आपका दीर्घ वृत्ताकार, ठीक है। तीसरा ये है कि इसका व्यास कितना होगा, जो ये पूरा चक्रवात घूमेगा इसका व्यास कितना होगा। तो देखिए जो व्यास है ना, ये आपका 1600 किलोमीटर से लेकर 3200 किलोमीटर तक होगा, ठीक है। व्यास कितना होगा, 1600 किलोमीटर से लेकर 3200 किलोमीटर। और इसकी हाइट, अगर हम इसकी बात करें चक्रवात की हाइट, तो ये लगभग 6 से 8 किलोमीटर, 6 से 8 किलोमीटर, यानी कि देखेंगे तो बौना टाइप का है, चौड़ाई इसकी बहुत ज्यादा है, इसकी हाइट बहुत कम है। इसके बाद इसमें हम देखते हैं कि ये पैदा कहाँ होता है। यानी कि देखिए हमारा जो पृथ्वी है ये कैसी है, इसमें कॉन्टिनेंट भी है, इसमें जो है महासागर भी है, तो किसमें पैदा होगा, देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बेसिकली महासागर और महाद्वीप दोनों पैदा होता है। कहाँ, महासागर और महाद्वीप दोनों जगह पैदा होता है, ठीक है, महासागर और महाद्वीप दोनों पैदा होता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद एक चीज और आपको ध्यान रखना होगा, एक अगर आपने भूगोल पढ़ा है तो एक चीज आपने देखी होगी, वो क्या है वो समझिए। अगर हम पृथ्वी पे ऊपर जाते हैं, ठीक है, पृथ्वी पे अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, प्रति 165 मीटर अगर हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कितना डाउन होगा, 1 डिग्री, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे भूगोल का नियम है, इसे क्या बोलते हैं, सामान्य ह्रास, क्या बोलते हैं, सामान्य ह्रास। लेकिन अगर यही हम ऊपर की तरफ जाने पे बढ़ने लगे तो उसे क्या बोलेंगे, ऋणात्मक ह्रास, ऋणात्मक ह्रास। इसमें क्या होगा, मान लो कि यहाँ पे है और हम ऊपर जाने चलेंगे तो क्या होगा कि टेम्परेचर घटने की बजाय बढ़ेगा, तो उसे क्या बोलते हैं, ऋणात्मक ह्रास। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये जो चक्रवात है ये इसमें जैसे ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। कैसे, हम सब जानते हैं कि इसमें जो नीचे कौन सी पवनें होंगी, पूर्वा यानी ठंडी पवनें, और ऊपर गर्म पछुआ, तो क्या होगा, ऊपर अगर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक ह्रास, ठीक है। और ऊपर क्या है, समान ह्रास। नॉर्मली क्या होता है, समान ह्रास होता है, लेकिन अगर चक्रवात है, कौन सा, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, तो कैसा होगा, ऋणात्मक ह्रास, उसमें जैसे ऊपर जाएंगे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। तो ये हो गई आपकी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब क्या है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। अगर इसमें कुछ पॉइंट छूट गए हो तो आप कमेंट करिएगा, मैंने इसमें सारा कुछ कवर करने की कोशिश किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात।
तो सबसे पहले जानिए कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, वो आप समझ लीजिए। देखिए हम सब जानते हैं कि अगर संवहन किसे कहते हैं, मान लो कि ये हवाएं हैं और उनके ये क्या है, कण है। अगर यहाँ पे कोई गर्म रोशनी पड़ती, मान लो सूरज की रोशनी पड़ती, तो क्या होगा, संवहन के कारण ये सारी जो हवाएं हैं ये क्या हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी। और गर्म हवाएं क्या होती है, फैल जाती हैं, उनका क्या होता है, घनत्व तो कम हो जाता है और क्या हो, वो ऊपर उठने लगती है। ठीक है, ऊपर उठने लगती है। अब ऐसे देख लीजिए, मान लीजिए कि ये एक बर्तन है, ठीक है, यहां पे एक होल है और ये बाहर की स्थिति है। मान लो यहाँ पे जो दाब है वो कितना है, 100 है। इसके अंदर भी क्या है, दाब 100 है। लेकिन जैसे जैसे इसमें मान लो हम इस बर्तन के अंदर रोशनी डालते हैं, ठीक है, क्या होती है, सूरज की किरणें पड़ती हैं, इसमें क्या होगा, संवहन होगा, गैस फैलेगी, घनत्व जो है क्या होगा, घटेगा। तो ये गैस यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। जैसे ही गैस बाहर निकलेगी, यहाँ का क्या होगा, दाब घटना शुरू हो जाएगा। अभी क्या था, 100 था, मान लो ये आ गया 80। जैसे ही 80 इसमें दाब गिरेगा तो जो आसपास के पौने जहां का दाब 100 था वो एकाएक इसकी तरफ भागना शुरू कर देंगे। और फिर यहीं से क्या होता है, शुरू होता है आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात। मान लो कि ये पॉइंट है, यहाँ पे टेम्परेचर डाउन हुआ तो क्या होगा, जो पौने आसपास की हैं वो इसकी तरफ भागना शुरू कर देंगी और एक के समय के बाद ये क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा। तो चलिए एक बार इसको समझ लेते हैं कि इसके कौन कौन से भाग हैं। ठीक है, देखिए चक्रवात इसमें कई लेयर होते हैं, ये आपको समझना जरूरी है। ठीक है, इसका जो ये भाग होता है, ये वाला भाग, इसे क्या बोलते हैं, चक्षु यानी आंख। चक्षु की क्या होती है हिंदी, आंख। ये इसका सेंटर पॉइंट होता है और ये सबसे ज्यादा स्थिर होता है। मान लीजिए कोई भयंकर चक्रवात है, अगर आप उसके बीच में बैठे तो आपको एहसास भी नहीं होगा कि यहाँ पे चक्रवात नाम की कोई चीज भी है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, चक्षु। इसके बाद इसके जो बाहरी है इसे क्या बोलते हैं, चक्षु भित्ति। क्या बोलते हैं, चक्षु भित्ति। इसकी दीवार है ये, तो इसे क्या बोलेंगे, चक्षु भित्ति। इसे क्या बोलते हैं, आंतरिक वलय। आंतरिक वलय, वलय का मतलब रिंग हो तो सबको पता है, ये क्या है, ये एक रिंग है, तो याद करना बहुत आसान है। इसे क्या बोलते हैं, आंतरिक वलय। इसके बाद जो बाहर है इसे क्या बोलेंगे, बाह्य वलय। ठीक है, ये क्या है, बाह्य वलय। तो ये क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के भाग हैं। अब हम समझते हैं इनके क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे देखो मैंने क्या कहा, ये सबसे शांत एरिया है। ये कैसा है, सबसे शांत एरिया है। यहाँ पे गति नाम की कोई चीज नहीं होती। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, चक्षु भित्ति। ये इस पूरे चक्रवात का मतलब कि जो इसके बाहर वाली जो वलय है, इस पूरे चक्रवात का सबसे सक्रिय होता है। क्या होता है, सबसे सक्रिय भाग होता है। यानी कि अगर बात करें गति की, तो सबसे ज्यादा गति कहां पे होगी, यहां पे होगी। सबसे ज्यादा गति कहां पे होगी, इस एरिया पे होगी, चक्षु पे। ठीक है, तो सबसे सक्रिय भाग कौन सा हो गया, चक्षु भित्ति। आपका एक क्वेश्चन रेडी हो गया। इसके बाद क्या है, आंतरिक वलय। उसके बाद देखिए ये इसमें अच्छी खासी स्पीड होगी, लेकिन जैसे जैसे बाहर जाएगा इसकी स्पीड क्या होगी, स्लो होना शुरू हो जाएगी। तो इसके बाद किसकी स्पीड कम होगी, इसकी अपेक्षाकृत कम होगी। किससे अपेक्षाकृत में कम होगी, चक्षु भित्ति से। चक्षु भित्ति से जो है इसकी स्पीड थोड़ा सा कम होगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं वायु वलय की, तो इसकी स्पीड सबसे कम होगी, सबसे कम होगी। तो देखिए जब भी कहीं पे चक्रवात जाता है तो सबसे पहले हल्की हल्की हवाएं आती है। वो कौन सा एरिया होता है, वो ये वाला होता है। सबसे कम, मान लीजिए कि हम यहाँ बैठे हैं और चक्रवात आने वाला है, तो क्या होता है, पहले हल्की हल्की आंधियां चलेगी। वो क्या होता है, उस समय आप जो है वाह्य वलय के अंतर्गत आ चुके होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ता रहेगा। बढ़ने के बाद क्या होगा, आप किसके अंदर आ गए, आप आ गए आंतरिक वलय के अंदर।
लेकिन जिस समय सब कुछ आपका नष्ट होना शुरू हो जाए, आपके घर उड़ना शुरू हो जाए ना, उस समय मान लीजिए कि आप किसके अंदर हैं, चक्षु भित्ति के अंदर आप आ चुके हैं। यानी कि सबसे ज्यादा विनाशकारी कौन सा होता है, ये क्लियर है। तो यहां तक बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। ये इसके 4 भाग हैं। अब इसकी जो है विशेषताएं देख लीजिए। इसकी जो स्पीड होती है ना, पहले इसको देखते हैं कि इसकी स्पीड कितनी होती है। जैसे हमने कहा कि इसकी स्पीड हिंदी में लिखिए, इसको मिटा दें एक बार। देखिए इसका जो हमने पढ़ा था उसमें शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में उसका व्यास, इसके बाद इसका भी एक व्यास होता है। मान लीजिए कि ये आपका चक्रवात है, ये इसके कई लेयर है, तो इनका जो व्यास होता है वो कितना होता है, छोटा होता है कंपेयर टू शीतोष्ण के। 8 से लेकर 200 किलोमीटर तक इसका व्यास होता है। कितना होता है, 800 से लेकर 200 किलोमीटर तक इसका व्यास होता है। ठीक है, और ये क्या है, ये आपका व्यास है, लिख लीजिएगा। शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का व्यास कितना होता है, 8 से लेकर 200 किलोमीटर तक। और लेकिन इसकी गति देखिए, व्यास तो शीतोष्ण से कम होता है, लेकिन इसकी गति बहुत भयंकर होती है। गति कितनी होती है, इसकी गति जो है 120 से लेकर 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होती है। कितना होता है, 400 किलोमीटर प्रति घंटे। सोचिए कि इस स्पीड में तो किसी का घर भी उड़ जाएगा। इतनी भयंकर स्पीड होती है कि इसका किसी का घर भी उड़ सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी स्पीड हो गई। इसके बाद सवाल एक और बनता है कि इसकी जो वो है आकृति कैसी होगी। ये आकृति इसकी कैसी है, ये अंडाकार। तो इसके लिख लीजिए, आकृति कैसी है, अंडाकार। ठीक है, उसकी कैसी थी, वी शेप में। ठीक है, तो ये आपका हो गया उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इस पे एक चीज समझिए, एक और पूछता है क्वेश्चन। मान लीजिए कहता है कि जब बादल फटते हैं, किसमें फटते हैं, इसी चक्रवात फट से उष्णकटिबंधीय चक्रवात में बादल फटने की घटनाएं होती हैं। उसके लिए कौन सी जो लेयर है वो जिम्मेदार है, उसके लिए कौन सी जिम्मेदार है, ये क्या, ये चक्षु भित्ति। चक्षु भित्ति, इसी में क्या होते हैं, काले मेघे जो मतलब बादल बनते हैं, इससे बनते हैं और फिर वो एकाएक जो है फट जाते हैं। ठीक है, क्यों, स्पीड के कारण। और कहीं देखेंगे एक भयंकर बारिश होती है, वहां पे सब कुछ तबाह हो जाता है। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का चक्षु भित्ति। इसके बाद देखिए जो आंतरिक वाला है, इसमें क्या बनता है, कपासी बादल। अगर कहीं पूछे क्वेश्चन कि कपासी बादल किस लेयर में बनते हैं, तो कौन सी लेयर है वो, आपकी आंतरिक वाला है। कौन सा, ये आंतरिक वाला है। ठीक है, इस तरह से हमने जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी पूरा कर लिया है। और हमें क्या पढ़ना है, हमें ये देखना है कि दुनिया में कहां कहां पे ये चक्रवात आते हैं और उनके नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप फोकस कर लीजिएगा एक बार। इसका नाम लिख लीजिए। देखिए सबसे पहले जो है आप चलिए उत्तर में, उत्तरी अमेरिका। इसका जो स्टेट है वो कौन सा है, देश यूएसए। यूएसए के पूर्वी हिस्से पे, यूएसए के पूर्वी हिस्से पे कौन सा आता है, टोर्नेडो। टोर्नेडो ये बहुत भयंकर होता है। इसकी स्पीड कई बार ना 800 किलोमीटर पर घंटे तक पहुंच जाते हैं। ठीक है,
इसकी स्पीड दुनिया में हर किसी जितने भी चक्रवात हैं उनमें सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है? 800 किलोमीटर पर आवर। ये कई बार ऑस्ट्रेलिया में भी देखे गए हैं। ठीक है, ये कहाँ बेसिकली आते हैं? यूएसए पे। लेकिन इसको कहाँ पे देखा गया? ऑस्ट्रेलिया पे। लेकिन यूएसए पे इसको किस नाम से जानते हैं? टोर्नेडो। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका पश्चिमी अटलांटिक और कैरेबियन सागर ये कहां पे है? ये कहां पे है? देखिए, अगर हम ये मान लें कि ये क्या है? उत्तरी अमेरिका और ये जो है आपका दक्षिणी अमेरिका, तो जो बीच का हिस्सा है यहाँ पे क्या है? कैरेबियन सागर। ठीक है, तो हम बात किसकी कर रहे हैं? इस एरिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या आता है? हरिकेन। क्या नाम है इसका? हरिकेन। इसके बाद आइए एशिया में। एशिया में पश्चिमी प्रशांत या दक्षिणी चीन सागर। यहां पे क्या आता है? टाइफून। क्या आता है यहाँ पे? टाइफून। ठीक है, ये सारे चक्रवात के नाम है। यूएसए के पूर्वी हिस्से पे क्या बोलते हैं? टॉर्नेडो। पश्चिमी अटलांटिक या कैरेबियन सागर में क्या बोलते हैं? हरिकेन। और पश्चिमी प्रशांत या दक्षिण चीन सागर। ठीक है, देखिए अगर ये चीन है आपका, यहाँ पे जापान है, तो जो ये एरिया है इसकी हम बात कर रहे हैं। ये क्या है? पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर। ठीक है, यहाँ पे क्या आते हैं? टाइफून। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से की बात कर रहे हैं। ठीक है, मान लो ये ऑस्ट्रेलिया, तो इधर वाला हिस्सा, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? विली। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको? विली। ठीक है, इसके बाद आइए अपने हिंद महासागर। हिंद महासागर में क्या बोलते हैं इसको? हिंद महासागर। यहां इसको बोलते हैं चक्रवात। हम चक्रवात पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपनी भाषा में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या बोलते हैं इसको? चक्रवात। ठीक है, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। यूएसए में क्या बोलते हैं? टोर्नेडो। पश्चिमी अटलांटिक और कैरेबियन सागर में क्या बोलते हैं? हरिकेन। पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में क्या बोलते हैं? टाइफून। ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं इसको? विली। और महासागर यानी हिंद महासागर में क्या बोलते हैं इसको? चक्रवात। ठीक है, अब एक सवाल है, कमेंट सेक्शन में जो है जवाब दीजिएगा। सवाल ये है कि इसको जो फानी है, ठीक है, नाम सुना फानी का? चक्रवात ही है। कहां पे आया था? हिंद महासागर में। इसका फानी नेम क्यों है? अगर यहाँ पे चक्रवात है तो इसको फानी क्यों बोलते हैं? देखिए एक बात समझिए, चक्रवात का बेसिकली क्या है? ये एक बहुत बड़ा मान लो एरिया है। अब ये समय समय पे आता रहता है, तो इसकी पहचान कैसे करें? हर बार चक्रवात बोलेंगे, मान लो हर बार चक्रवात बोलते हैं, तो इसकी पहचान कैसे होगी कि भाई जो 2018 में आया था उससे क्या बोलते हैं, जो 2019 में आया था उसे क्या बोलते हैं, जो 20 में आया था उसको क्या बोलते हैं? हम इतनी बोल देंगे भाई चक्रवात 1 आया था, चक्रवात 2 आया था, चक्रवात 3 आया था, ऐसे तो बोलेंगे नहीं। तो इसमें क्या होता है? मान लो अगर हम कोई ये सोचते हैं कि चलो हम क्या कहते हैं, चक्रवात 2018, मान लो 2 बार आ गए, तो 2018 में मान लो 2 बार आ गए तो किस नाम से बुलाएंगे? तो इसकी एक पद्धति है। ठीक है, पद्धति क्या है? इसके उपनाम रखे जाते हैं। ठीक है, क्या रखे जाते हैं? इसके उपनाम रखे जाते हैं, जिन्हें हम फानी, ठीक है, गाजी, जो भी नाम रखना चाहें हम रखते हैं। नाम रखने की हालांकि एक प्रक्रिया है। हमारे जितने भी दक्षिण एशियाई देश हैं, कौन कौन से हैं? दक्षिण एशियाई देश, उनका एक संगठन है। वो संगठन ये डिसाइड करता है, ठीक है, कि आने वाला जो चक्रवात होगा उसका क्या नाम रखा जाएगा। ठीक है, वो एक लंबी प्रक्रिया है, हालांकि उसको आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप यूपीएससी में बैठेंगे तो हो सकता है वो आपसे पूछे, लेकिन नॉर्मल एग्जाम्स के लिए आपको उसकी जो है जरूरत नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको उसको एक बार पूरे डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, दक्षिणी एशियाई देश 8 है।
ठीक है, जो एक उस संगठन का हिस्सा है, जिसकी जो है वो ऑफिस कहाँ पे है, हेड ऑफिस दिल्ली में है, ठीक है, वो ये डिसाइड करता है। तो चलिए अब इसका आखिरी पॉइंट एक बार देख लेते हैं और इसको फिर खत्म करते हैं। ठीक है, आखिरी पॉइंट क्या है? चक्रवात तो आपने पढ़ लिया। चक्रवात का उल्टा क्या होता है? प्रतिचक्रवात। आप एक बार इसको देख लीजिए, प्रतिचक्रवात। इधर क्या था? चक्रवात। देखिए इसमें कुछ खास नहीं है, इसका उल्टा क्या होगा? प्रतिचक्रवात। मान लीजिए यहां पे क्या, ये कैसे बनता था? यहां पर जो सेंटर होता है इसका दाब एकाएक जो है डाउन होता था, तो क्या होता, पवनें आती थी इसके चारों तरफ से और वो क्या घूमने लगती थी, किसके कारण? कोरियोलिस बल के कारण। और फिर वो यहीं पे टिकी रहती थी, क्यों? अभिकेंद्री बल के कारण। ठीक है, यानी क्या हुआ इसका बेसिक क्या हुआ कि यहाँ पे जो दाब होता है वो कम होता है, और अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? दाब अधिक होता है। जैसे ही दाब बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? चक्रवात बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दाब बढ़ने के बाद जो पवनें किधर जाना शुरू कर देंगी? बाहर की तरफ। ठीक है, क्लियर है? तो प्रतिचक्रवात कुछ नहीं है, सिर्फ उसके सेंटर का दाब बढ़ने से क्या होता है, सारी हवाएं फैलना शुरू हो जाती हैं और मौसम एकाएक खुशमिजाज हो जाता है, यानी कि साफ हो जाता है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? प्रतिचक्रवात। तो इस तरह से हमारा जो है चक्रवात और प्रतिचक्रवात पूरा हो चुका है। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।